न्यूज से समीन मलिक देखने वाले दर्शकों का दिल से अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा इंटरव्यू सेशन 3 है, इसमें आज हमने समाजवादी पार्टी के जाने माने चेहरे गौरव जैन जी को हमने इनवाइट किया है और उनकी कहानी, उनकी जुबानी, उन्हीं से बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। चलिए बात करते हैं गौरव जैन जी से। गौरव जैन, दर्शकों को थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। सामाजिक जीवन है, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, सोशलिस्ट हूँ विचारधारा से, और माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम करता हूं, और माननीय लोहिया जी, आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी, जयप्रकाश नारायण जी, इन लोगों के पद चिन्हों पर इन्हें पढ़ के, इन्हें सीख के कार्य करने का प्रयास करता हूं। कितने टाइम से आप समाजवादी पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं? देखिए, मेरा एक छात्र जीवन का भी समय रहा है, राजनीतिक जीवन का। मतलब स्कूलिंग टाइम से ही आप राजनीति को प्यार करने लगे? राजनीति को प्यार नहीं करने लगे थे, दरअसल मेरी सदैव से रुचि रही है पढ़ने में जी। और हमारा देश महापुरुषों का देश है, आंदोलनकारियों का देश है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का देश है, जिन्होंने लड़ना सिखाया है, जिन्होंने बताया कि अहिंसा के दायरे में रहकर कैसे लड़के अपने अधिकार को हासिल किया जाता है, और संविधान हमारे देश को मिला है, और उसी संवैधानिक दायरे में रहते हुए हमारे देश को सोशलिज्म का पाठ पढ़ाने वाले डॉक्टर लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, कर्पूरी ठाकुर जी, बहुत से चेहरे जिन्होंने हमारे देश को सोशलिस्ट विचारधारा को जिन्होंने हमारे देश में जिंदा किया है, उन्हें पढ़ने का शौक था। और जब सोशलिज्म को समझा तो पता चला कि संविधान के दायरे में रहकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना हमारा अधिकार है। छात्र जीवन में कहीं देखते थे कोई अन्याय की बात है, कोई गलत हो रहा है या कुछ चीज़ें और छात्रों के लिए होनी चाहिए, तो समस्त तरह की लड़ाइयाँ लड़ी। छात्र जीवन पूरा हुआ तो लगभग आज ही समझ लीजिए आप 18 साल में जो हो गए, लगभग समाजवादी पार्टी में कार्य कर रहा हूँ। नौजवान राजनीति से समाजवादी पार्टी में कार्य शुरू किया था और एक लंबा दौर रहा है कार्य करने का, और आज आपके सामने 18 साल आप बता रहे हैं सर। 18 साल से समाजवादी पार्टी के साथ में जुड़े हैं, तो 18 साल में सर समाजवादी पार्टी ने आपको जिम्मेदारियां भी दी होंगी, तो थोड़ा सा जिम्मेदारियों के बारे में आपके क्या क्या कार्यभार रहे हैं जिनको आपने निभाया, थोड़ा सा उनके बारे में दर्शकों को बताएं। देखिए, समाजवादी की जिम्मेदारी तो है अन्याय के खिलाफ लड़ना, चुप ना रहना, बोलना, अधिकारों के लिए लड़ना, अधिकारों के लिए लड़ना और समाजवाद को जिंदा करना समाजवाद सिखाता है, वही काम हम लोग करते हैं। रही संगठन के दायित्व की बात, तो मेरा सौभाग्य रहा है कि लगातार माननीय अखिलेश यादव जी, जो मेरे नेता भी हैं, मेरे आदर्श भी हैं, मेरे गुरु की तरह भी हैं, बड़े भाई की तरह भी हैं, तमाम जो शब्द मैं उनके लिए प्रयोग करूं मैं शायद कम ही कर पाऊंगा। उन्होंने हमेशा मुझे मौका दिया है। मैं युव जनसभा का नगर अध्यक्ष भी रहा हूँ, युव जनसभा का जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ, प्रदेश में उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, एक चुनाव MLC का मुझे लड़ने का मौका दिया गया, अवसर दिया गया, और कई मंडलों में प्रभारी के तौर पर भी गया हूँ, काम किया है। समाजवादी पार्टी में लड़ते हुए सर, काम करते हुए क्या इलेक्शन में भी आपने दिखाया सर दमखम अपना? मैंने विधान परिषद का चुनाव लड़ा था MLC का, स्थानीय निकाय का, जिसमें हमारे यहाँ 16 विधानसभा मतलब 3 जिले सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर आते हैं, उसमें मैंने चुनाव लड़ा था। विपरीत परिस्थितियों का चुनाव था उस समय, लेकिन मेरे नेता ने मुझ पर यकीन किया और मैंने प्रयास किया कि अपने नेता की यकीन पर खरा उतर सकूं। आजकल सर सबसे ज़्यादा चर्चा में किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो आवाज़ है, एक नियम है, जब आप किसी स्प्रिंग को दबाएंगे तो वो उतनी तेजी से ऊपर उछलेगा। इस सरकार ने किसानों को लगातार 2014 के बाद से भाजपा की मनुवादी सोच ने लगातार गरीब, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिला और किसान की आवाज़ को दबाने का, उनका शोषण करने का काम किया, और उनके मूलभूत अधिकार भी यह सरकार उन्हें नहीं दे पाई। तो कब तक वो आवाज़ आप दबा सकते हैं? लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है, और जब हदें पार हो गई तो आज किसान उठ खड़ा हुआ। एक लगभग 1 साल पूरा होने जा रहा है, आंदोलनरत है, और ये आंदोलन किसान को, किसानी को न्याय दिलाने के लिए है। किसान आंदोलन के साथ में सर अगर देखा जाए तो बीजेपी की और भी बहुत सारी नीतियां हैं जिससे पूरे का पूरा समाज, पूरे का पूरा देश अस्त-व्यस्त हो गया है सर, उसको आप कैसे देखते हैं? तो नीतियाँ किसकी? बीजेपी सरकार की, चाहे व्यापार को लेके लगा लीजिए। व्यापार, व्यापारी तो हैं ये लोग, इनके पास बड़े व्यापारी तो हैं, अदानी अंबानी जैसे लोग। मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बड़े व्यापारी तो हैं इनके पास। उन बड़े व्यापारियों को उस 99% जनता के ऊपर तरजीह देना इस भाजपा सरकार की नीति है, और दिया है, और उसी का परिणाम है कि आज तमाम लोग, सिर्फ किसान ही नहीं, किसान एक बड़ी संख्या है तो वो दिख रही है। आज महिलाएं भी सड़क में हैं, आज बेरोजगार नौजवान भी सड़क पे है, छात्र भी सड़क पे है, व्यापारी भी सड़क पे। आज की घटना देखिए आप, मनीष गुप्ता जी की किस तरह गोरखपुर के अंदर हत्या कर दी गई, सरकारी लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई। और सरकार की तानाशाही देखिए
कोई उन्हें सांत्वना देने, उनका हौसला बढ़ाने के लिए तो क्या जाएगा। और जब वहां पता चला कि अखिलेश यादव जी मिलने जा रहे हैं तो उनके घर के अंदर पुलिस की जीप भेज दी गई ताकि उनकी बीवी को वहां से हटाया जा सके। वहां के लोगों का मैं धन्यवाद दूंगा जो वहां पर उस तानाशाही पुलिस से लड़े, इस योगी की सरकार की पुलिस से लड़े और उनकी स्वर्गीय मनीष गुप्ता जी की धर्मपत्नी का अपहरण नहीं होने दिया। वहां माननीय अखिलेश यादव जी गए, उनके परिवार को सांत्वना देखा है, सहारा देखा है। लोकल मंत्री हैं सर कपिल देव जी, जो मुजफ्फरनगर को अपने टाइम से 3 से 4 दिन का टाइम यहाँ देते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या उनकी कार्यप्रणाली लोकल मंत्री होने के बावजूद भी अपना मुजफ्फरनगर को वो सही से संभाल पा रहे हैं, या फिर शिक्षा मंत्री वो हैं? तो अगर देखा जाए शिक्षा मंत्री के हिसाब से भी हम देख रहे हैं तो स्कूली शिक्षा है, सारे के सारे परेशान हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी व्यक्तिगत के अलावा कपिल देव जी एक बहुत बड़े व्यवस्था का एक छोटा सा हिस्सा है। कहते हैं हमारे समाज में कि जिस परिवार का मुखिया खराब हो जाए उस परिवार का कोई वल्ली वारिस नहीं होता। इनका तो परिवार का मुखिया कहता है ठोक दो, ठोक दिया मनीष गुप्ता जैसे लोगों को, ठोक दिया था एक मथुरा के अंदर। न जाने कितने ऐसे केस हैं जहां पर बेगुनाहों को ठोका जा रहा है। जहां का मुख्यमंत्री ऐसी भाषा बोलता हो, उस सरकार के विधायक से आप अपेक्षा क्या कर सकते हैं? आप जनता के पास जाइए। मैं एक समाजवादी पार्टी का व्यक्ति हूँ, हो सकता है मुझे उनके खिलाफ ही बोलना हो। आप जो जनता उन्हें भुगत रही है, जनता से जाकर पूछिए सड़कों की क्या स्थिति समाजवादी सरकार में थी, आज क्या स्थिति है। कहीं किसी आम आदमी के साथ कोई परेशानी होती थी, कोई अफसरशाही किसी का दमन करने का प्रयास करती थी, कहीं कोई अधिकारी किसी का दमन करने का प्रयास कर रहा था, किसी की कोई साधन सुविधा की कोई बात होती थी, किसी के कोई लाभकारी योजना का लाभ प्रदान करने की कोई बात होती थी, समाजवादी सरकार का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी आम आदमी के साथ खड़ा होकर उसकी लड़ाई लड़ना काम करता था, उसको सुविधा मुहैया कराना काम करता था। योगी सरकार की सरकार को कैसे देखते हैं सर? दल बदलू, नाम बदलू, या फिर कैसे, क्या कहना चाहिए? आज कपिल देव जी या कोई भी विधायक इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी की कोई हैसियत नहीं है। अगर हैसियत है तो सिर्फ उन बड़ी कुर्सियों पर बैठे लोगों की जो व्यापारियों के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। और जहां तक आप बात करते हैं योगी जी की सरकार की, योगी जी की सरकार तो एक समय काटने वाली सरकार है। इन्होंने 5 साल के कार्यकाल में समाजवादियों की सरकार माननीय अखिलेश यादव की योजनाओं का फीता काटने और नाम बदलने के अलावा कोई कार्य किया हो तो आप बताइए। ये तो अपना समय निकालने आज जनता के बीच में इनकी पोल खुल गई है और परिवर्तन की बहार है। आने वाले समय में आप देखिएगा, जैसा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि 400 सीट उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। आने वाले इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं? मैंने बताया ना, परिवर्तन की बयार बह रही है, जनता मन बना चुकी है, चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो। आप देखिए, बेरोजगार जब रोजगार मांगने जाता है तो लाठियां पड़ती हैं, जब शिक्षक अपना अधिकार मांगने जाता है तो लाठियां पड़ती हैं, जब व्यापारी अपना अधिकार मांगने जाता है तो मुकदमे लगाकर उसको घरों में घुसा दिया जाता है। कोई एक में जब महिलाएं अपना अधिकार मांगने जाती हैं तो आप देख लीजिए क्या स्थिति हुई। जिला पंचायत के चुनाव हुए, भाजपा के गुंडों ने महिलाओं के कपड़े तक फाड़कर उन चुनाव को तानाशाही से जीतने का प्रयास किया। आप आज की परिस्थितियां देखिए और उसके बाद आपको सवाल मुझसे पूछना नहीं पड़ेगा। आम जनता परेशान है, आम जनता मन बना चुकी है, वोट के माध्यम से इनको जवाब देगी। बीजेपी सरकार की शहीदों के सम्मान में नीति चली हुई है सर। मुजफ्फरनगर में बैठे हैं, मुजफ्फरनगर में हमने 2 शहीदों को खो दिया, जिसमें एक अपने प्रशांत शर्मा जी हैं, दूसरे अपने विकास सिंघल जी हैं। शहादत पर बहुत सारी घोषणाएं हुई, उन घोषणाओं के बारे में आपका क्या कहना रहेगा? देखिए, संवेदना विहीन लोगों की सरकार है। सैकड़ों किसान शहीद हो गए आंदोलन के तहत, कोई 2 शब्द इनके किसी नेता ने कहे? ये संवेदना विहीन लोगों की सरकार है। इनके लिए किसी भी चीज़ की, किसी भी भावनाओं की, मानवीय भावनाओं की कोई अहमियत नहीं है। आप इनसे अपेक्षा अगर करते हैं तो वो ठीक नहीं है। विकास सिंघल जी के नाम से एक द्वार का निर्माण हुआ था सर, चर्चा में बना हुआ है, उसके ऊपर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने बताया ना, झूठे और संवेदना विहीन लोगों की सरकार है। आप एक सैकड़ों उदाहरण आपको इस तरह के मैं दे दूंगा, बहुत सारे उदाहरण हैं। शहीदों के यहाँ गए, घोषणाएं करके आए, आज तक उन लोगों को उसके बाद सुध लेने कोई नहीं पहुंचा, सिर्फ फोटो सेशन कराया और अपने घरों को चले गए। हाँ, फोटो सेशन आपने बताया है, बोर्ड लगा दिया गया है, प्रशांत जी का वहाँ पे कोई फ़ोटो भी नहीं दिखाई दिया। अपने योगी जी हैं, मोदी जी हैं और नड्डा जी हैं, उनके बारे में मैंने बताया ना साहब, किसान 1 साल के लगभग होने जा रहा होगा। हाँ। और सैकड़ों लोग वहाँ शहीद हो गए आंदोलन में अपनी मांगों के लिए। क्या 2 शब्द सरकार नहीं कह सकती थी? संवेदना विहीन लोगों की सरकार है। वहाँ फ्लैक्स पे अगर आप फोटो देखेंगे तो मुस्कुराते हुए फोटो हैं,
इन लोगों को ये भी शर्म नहीं आ रही कि यार तुम अपना फोटो सेशन करा रहे हो, एक झूठा प्रचार कर रहे हो, तो कम से कम भाव भंगिमा तो ऐसी रखो कि दूसरे को बुरा ना लगे। इन्होंने शहीदों की शहादत को कदम कदम पे अपमानित करने का काम किया है। जाते जाते सर जनता को थोड़ा सा ये बताइए कि आने वाला जो टाइम रहेगा सुधरने का रहेगा, सुधारने का रहेगा? जनता सुधारेगी इन लोगों को। आपने देखा कोरोना काल में क्या स्थितियां रही। ऐसा हो गया था उत्तर प्रदेश के अंदर तो जैसे यहाँ से कोई सरकारी ना हो, कोई सुनने वाला नहीं था, चीख पुकार का माहौल था। मेरी जानकारी में, आपकी जानकारी में, यहाँ बैठा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके यहाँ या जिसकी जानकारी में या जिसकी रिश्तेदारी में किसी न किसी की मौत ना हुई हो। कोई था किसी की सुध लेने वाला? नहीं था ना। तो ये स्थिति इस तरह की जब जनता भुगत ले, जहां रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, सुरक्षा, बिजली, पानी पे सवाल उठ के खड़ा हो जाए और सरकारें उसकी बात सुनने के लिए तैयार ना हो, तो वहां सीधी सी बात है, लोकतंत्र है देश के अंदर, जनता उसको परिवर्तन करेगी। बीजेपी सरकार सर 1 करोड़ नौकरियों का दावा करती है सर, उस दावे को आप कैसे देखते हैं? मैंने आपको अभी पहले बताया, झूठों की, संवेदना विहीन लोगों की सरकार है। 1 करोड़ नौकरियां अगर इन्होंने दी है तो उसकी सूची जारी करें ना, बताए कहाँ दी हैं, किसे दी हैं। यहाँ पर लाखों करोड़ों लोगों की कोरोना काल के कारण नौकरियां खत्म हो गई हैं। जो जीडीपी डाउन गया है उसकी वजह से खत्म हो गई है, कंपनियां बर्बाद हो गई हैं इस सरकार की खराब नीतियों के कारण। तो नौकरियां देने की तो बात छोड़ दीजिए, ये देखिए जिन लोगों की नौकरियां गई है उनके परिवारों का लालन पालन कैसे होगा। महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर भी इनकी नीतियां बनती आ रही हैं, उस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए ड्रामेबाज लोग हैं। मेन चीज़ क्या है, बात नीतियों की नहीं होती। नीति के साथ साथ सरकारों की नीयत भी होनी चाहिए उन चीज़ों को लागू करने की। घटनाएं होती हैं, हर सरकार में होती रही हैं, हर कार्यकाल में, समय काल में होती रही हैं, लेकिन सरकार वो उसकी मान्यता है जो उन घटनाओं को गंभीरता से लिए। उस सरकार की उन घटनाओं को रोकने की, खत्म करने की नीयत क्या है। हमारे सरकार के कार्यकाल में, समाजवादी की सरकार में, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में एक आध घटना हाईवे पर हुई। माननीय जी ने उसे गंभीरता से लिया, अपने काबिल अफसर बाहर विदेशों में भेजे, जो दुनिया की बेस्ट पुलिसिंग व्यवस्था थी वहां भेजे, स्टडी की गई और उस स्टडी के आधार पर यूपी के अंदर यूपी 100 की व्यवस्था दी गई। आप देखिए गांव के अंदर 8 से 10 मिनट और शहर के अंदर 5 मिनट के अंदर आज पुलिस पहुंच जाती है। वो समाजवादियों की, अखिलेश यादव जी की सरकार की देन थी। इस सरकार ने क्या किया, उस योजना का बजट खत्म कर दिया। कई मौकों पर उन गाड़ियों को पुलिस वाले धक्के लगाते देखे गए। अच्छी गाड़ियां दी गई थी, सुविधापूर्ण गाड़ियां दी गई थी, उनका बजट खत्म कर दिया। आज उन गाड़ियों में तेल डलवाने के लिए भी पैसा मुहैया नहीं होता। 1090 लाखों बच्चियों को, महिलाओं को सुरक्षा की भावना उनके मनों में पैदा की थी उस 1090 की योजना ने, अखिलेश यादव जी की सरकार ने। आज उस 1090 का बजट खत्म कर दिया। आप जाइए 1090 पे लखनऊ के अंदर, वहां जाकर देखिए व्यवस्था कैसी है, उनसे पूछिए कि कितनी महिलाओं की मदद वो लोग करते हैं। इस सरकार ने उसका भी बजट घटा दिया। तो इस सरकार का उद्देश्य लोगों को सुविधा मुहैया कराना नहीं है, सुरक्षा मुहैया कराना नहीं है, रोजगार मुहैया कराना नहीं है। इस सरकार का उद्देश्य है कि ज्यादा ज्यादा भ्रष्टाचार करके अपनी व्यापारी लोगों की झोली भर के समय काटिए, कैसे सरकार पूरी कर ली जाए। रोजगार की नीति के साथ में सर एक आरक्षण भी आता है, आरक्षण को आप कैसे देखते हैं? देखिए आरक्षण को तो ये लोग सीधा खत्म तो नहीं कर सके क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया है और फिर वोटों का मामला भी नहीं लगता है। इन लोगों ने आरक्षण को खत्म करने का एक और रास्ता नहीं अपनाया। इन्होंने सरकारी विभागों को प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दे दिया। प्राइवेट कंपनियों पर कोई आरक्षण लागू नहीं होता, वो किसी को रखे। जो काम एक 30,000 35,000 की तनख्वाह में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता था, उसको 7,000 5,000 8,000 की तनख्वाह में रख सकते हैं। और वो किस बिरादरी का, किस जाति होगा, उससे कोई मतलब नहीं। उन पर संवैधानिक रूप से आरक्षण प्राइवेट कंपनियों में अभी तक लागू नहीं होता। और इन्होंने तमाम चीजें, चूंकि आरक्षण खत्म करना चाहते थे, नहीं चाहते थे पिछड़े लोगों को सुविधाएं मिले, ये नहीं चाहते थे दलितों को सुविधाएं मिले, ये नहीं चाहते थे कि जो लोग अपने अधिकारों से वंचित रह गए उन्हें संसाधन देकर एक बराबरी में लाकर एक बराबरी का समतावादी समाजवादी समाज की स्थापना हो सके। इन लोगों ने उनके आरक्षण पर सीधा सीधा हमला किया और प्राइवेट कंपनियों के हाथ में देके उनकी नौकरियों का अधिकार भी इन लोगों ने खाने का काम किया। जितनी सुदृढ़ता से नाम बदलने की सरकार है, क्या उतनी सुदृढ़ता से विकास हो पाता है? आप बताइए, आप आए हैं इतनी दूर से चल के यहाँ तक, आपको क्या स्थिति दिखाई दी? यहाँ का बना था, ये मेरठ से चलकर एक यूपी गेट तक वो जाता है। अब जाके देखिए कितनी जगह से वो सड़क धंस गई है। कोई उसकी जांच करने वाला नहीं है कि क्या उसमें मान लगा, किस किस ने उसमें भ्रष्टाचार किया, कितना उसमें खाया पिया गया कि वो सड़कें जगह जगह से धंस गई हैं। और भी जो चीज़ें कई जगह निर्माण हो रहा है लगातार। आप कोरोना काल में देख लीजिए खाद्यान्न घोटाला किस तरह हुआ। कोई आप आम आदमी भी किसी गरीब की मदद करने के लिए कोई सामान बांटने जाता था तो उस सामान को अपने खाते में लिखकर सरकारी पेमेंट उसके अधिकारी निकाल लिया करते थे। कई जगह से इस तरह घोटालों की खबर आई। संवेदना विहीन, झूठों की, भ्रष्टाचारियों की सरकार है
और इस सरकार का समय अब पूरा हो चुका है। एक सर विषय बना था सेंगर साहब का, उसको आप कैसे देखते हैं? सेंगर साहब का भी विषय रहा है, चिन्मयानंद जी का भी विषय रहा है, और नाना प्रकार की चीज़ें जिस तरह की आजकल हम लोगों ने सोशल मीडिया यूट्यूब पे कई बार देखी हैं, वो भी रही हैं तमाम चीज़ें। ध्रुव सक्सेना भी रहे हैं, तो तमाम चीज़ें हैं। कुलदीप सेंगर जी वाले मामले में एक महिला 1 साल तक इनके दरबार के चक्कर लगाती रही, उसे इंसाफ नहीं मिला, और जब आंदोलन की आवाज़ मुखर हुई और उसे इंसाफ मिलने का आभास हुआ, उसके परिवार का सरेआम कत्ल कर दिया गया। ऐसे इनकी पार्टी के विधायक हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कहते हैं कि आप जारी कीजिए टॉप 10 भू माफियाओं की सूची। क्यों नहीं जारी करते टॉप 10 माफियाओं की सूची? बार बार विपक्ष के नेता कह रहे हैं। अधिकतर माफिया, अधिकतर गुंडे, बदमाश, भ्रष्टाचारी इनकी सरकार में शामिल है। कुलदीप सेंगर भी एक उदाहरण है, चिन्मयानंद भी एक उदाहरण है, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना नहीं चाहूँगा। आप और हम और जनता सब कुछ जानते हैं। दोस्तों, आज हमारी मुलाकात तीसरे हमारे सेशन में गौरव जैन जी से हुई। आप इनकी विचारधारा से कितना सहमत हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।